गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ चुके थे रेक्टिफायर सर्किट और फिल्टर सर्किट। अब आइए बात करते हैं नए टॉपिक की एंड दैट इज ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन का डिस्कशन हमने तब किया था जब हम रिवर्स बायस डायोड्स पढ़ते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमको एक रिवर्स बायस डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस में हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है और माइनस वाई एक्सिस के अंदर हमने करंट को रिप्रेजेंट किया है। हम जानते हैं कि जब हम इनिशियली रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जो रिवर्स करंट होता है वो इनिशियली थोड़ा सा बढ़ता है और फिर विद द इंक्रीमेंट ऑफ द रिवर्स वोल्टेज ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसी करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट से डिनोट किया करते थे। आप ये भी जानते हैं कि अब अगर हम इसी रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो एक सर्टेन वोल्टेज पर जाकर करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, करंट एकदम से शूट अप कर जाता है। इस प्रोसेस को जब करंट एकदम से बढ़ जाता है इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेकडाउन। और जिस वोल्टेज पर ऐसा होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है ये दो कारण से होता है, इसीलिए हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। द वन इज नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड द अनदर वन इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। हम दोनों ही ब्रेकडाउन को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, पर आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन की अगर बात की जाए तो यह जनरली उन डायोड्स के अंदर पाया जाता है जहां पर हाई डोपिंग कंसंट्रेशन रखी जाती है। अब आप खुद बताइए कि अगर डायोड की डोपिंग कंसंट्रेशन होगी हाई तो हम कह सकते हैं वहां पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ कैसी होगी, कम। अब क्योंकि यहां पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम है तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इक्वल्स टू V अपॉन D, तो अगर मैं कह दूं कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी अक्रॉस दिस डिप्लीशन रीजन ये एक्सेसिव हाई होगी। एंड ड्यू टू दिस एक्सेसिव हाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सेल्फ ब्रेक होने लग जाते हैं, खुद ब खुद टूटने लग जाते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होने लग जाता है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वापस से रिकंबाइन कर पाएं उसके पहले ही यहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इनको रेस्पेक्टिव रीजन्स के अंदर ड्रिफ्ट करा देती है। दैट सिंपली मींस इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं फ्रॉम P टू N साइड और जो होल्स ड्रिफ्ट होते हैं वो होते हैं N टू P साइड। इनके ड्रिफ्ट करने की वजह से हमको एकदम से करंट बढ़ता हुआ दिखता है। इसी प्रोसेस को ब्रेकडाउन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि सेल्फ ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन की। तो एवलांच ब्रेकडाउन जनरली उन डायोड्स में पाया जाता है जहां पर लो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है, और अगर डोपिंग कंसंट्रेशन लो होती है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ कैसी होगी, ज्यादा। अब यहां पर डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है आइए समझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ द हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड यहां पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइनॉरिटीज होती हैं दैट सिंपली मींस P साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब ये P साइड से N साइड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ये इलेक्ट्रॉन्स हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और पड़ोस वाले एटम से जाके कोलाइड करते हैं। जब ये पड़ोस वाले एटम से जाके कोलाइड करते हैं तो वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिसलॉज कर देते हैं। दैट सिंपली मींस पहले आपके पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, ये पड़ोस वाले एटम से जाकर हाई काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड करता है और वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर देता है। यानी अब आपके पास में हो जाते हैं दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आइए इसी बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन शो किया है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेबरिंग एटम से जाकर कोलाइड करता है। जब ये नेबरिंग एटम से जाकर कोलाइड करता है तो वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर देता है। जब ये यहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर देता है तो अब आपके पास में बन जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और नेबरिंग एटम से जाकर टकराते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी अब हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करके नेबरिंग एटम से जाकर कोलाइड करते हैं। जब ये नेबरिंग एटम से जाकर कोलाइड करते हैं तो वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी डिसलॉज कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि एक की वजह से हमको मिले अब दो इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलिजन करते हैं तो हमको मिल जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर कोलिजन करते हैं तो हमको मिलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और ये प्रोसेस इसी तरह से क्यूमुलेट करने लग जाता है। बात यहां पर खत्म नहीं हुई है, बात यहां पर शुरू हुई है। आप सोचिए कि जहां जहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसलॉज होगा
वहां वहां पर हमको एक एक्स्ट्रा होल भी मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराया तो हमको एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री मिला, पर साथ साथ में एक होल भी मिला। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर टकराए तो हमको यहां पर होल्स भी मिले। बताइए अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स बार बार टकराएंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिलते जाएंगे, और ये होल्स कारण बनेंगे फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के एक जगह से दूसरे जगह चलने का। दैट सिंपली मीन्स within a fraction of seconds a large amount of charge carriers will be generated across the junction, and due to their movement a large amount of current will be generated। और इस करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारा डायोड जल भी जाता है। दैट सिंपली मीन्स एवलांश ब्रेकडाउन रिजल्ट्स इन बर्निंग डाउन ऑफ द डायोड। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं जीनर ब्रेकडाउन की, तो जीनर ब्रेकडाउन के अंदर भी अगर करंट को एक मैक्सिमम लिमिट पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम जीनर ब्रेकडाउन को एक एप्लीकेशन में काम ले सकते हैं, हमारे फायदे के लिए काम ले सकते हैं। और ये एप्लीकेशन है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेशन में या वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में काम लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि जीनर डायोड क्या होता है और ये किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो आइए बात करते हैं जीनर डायोड की। तो आप देख सकते हैं कि जो जीनर डायोड है इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके का होता है। ये जो जीनर डायोड है इसको वर्क कराया जाता है इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि हमने डायोड की रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पर शो किया है। हमने यहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज को और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर करंट को शो किया है। आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स बायस डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स शो की गई हैं, और हम जानते हैं कि एक सर्टेन वोल्टेज अटेन होने के बाद में जीनर डायोड से बहने वाले करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, पर उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो जीनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कराया जाता है। जीनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कराया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। कहां पे वर्क कराया जाता है? ब्रेकडाउन रीजन में। तो आइए समझते हैं कि ब्रेकडाउन रीजन क्या हुआ। तो हम कहते हैं कि ये जो रीजन हमको यहां पर दिख रहा है इस रीजन को ब्रेकडाउन रीजन कहा जाता है। तो हम जीनर डायोड को इसी रीजन के अंदर ऑपरेट कराते हैं। तो हमने यहां पर लिख भी रखा है दैट इट इज अ हेवीली डोप्ड डायोड व्हिच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन के अंदर ऑपरेट कराते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि हम जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन के अंदर इसलिए ऑपरेट कराते हैं क्योंकि यहां पर जीनर डायोड इसकी बिगेस्ट एप्लीकेशन को सर्व करता है, दैट इज इट वर्क्स लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। यहां पर जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करने में हमारी मदद करता है, इसीलिए हम जीनर डायोड को इस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर वर्क कराने में इंटरेस्टेड हैं। तो हम कहते हैं कि जीनर डायोड वर्क्स लाइक अ वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। जीनर डायोड किस तरह से वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है ये हम अभी डिटेल में समझेंगे, बट उसके पहले अगर आपसे कोई कह दे कि आपके पास में एक जीनर डायोड है और अगर आप उस जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि भाई है तो एक हेवीली डोप्ड पीएन डायोड ही, और अगर हम इस हेवीली डोप्ड पीएन डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देंगे तो ये एक नॉर्मल पीएन डायोड जैसे ही बिहेव करेगा। दैट सिंपली मींस इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉरवर्ड बायस डायोड जैसे ही दिखेंगे अगर इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया जाए। अब आइए समझते हैं जीनर डायोड की बिगेस्ट एप्लीकेशन एंड दैट इज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने जीनर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया है, और आप जानते हैं कि जीनर डायोड को काम कराया जाता है रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर, वो भी ब्रेकडाउन रीजन में। और देखो ये रहा हमारे पास में ब्रेकडाउन रीजन, जैसा कि अभी अभी हमने समझाया था। तो हम इस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जीनर डायोड को काम कराएंगे। अब जीनर डायोड को इस ब्रेकडाउन रीजन में इसलिए काम कराया जाता है क्योंकि जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो जीनर डायोड अपने अंदर से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट को फ्लो करा सकता है फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप। दैट सिंपली मींस जीनर डायोड एक ऐसा डिवाइस है जिसका अगर ब्रेकडाउन एक बार हो जाए तो उसके अंदर से बहने वाले करंट का मैग्नीट्यूड बार बार चेंज किया जा सकता है, पर उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो हर वक्त कांस्टेंट रहता है। और यही कारण है कि जो जीनर डायोड है वो लोड रेजिस्टेंस पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के काम आता है। अब आइए समझते हैं कि जीनर डायोड किस तरह से लोड रेजिस्टेंस पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है। तो यहां पर आपको वोल्टेज रेगुलेटर का एक सर्किट दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि आपके पास में एक जीनर डायोड है जिसको आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रखा है। यू हैव कनेक्टेड दिस जीनर डायोड
along with the supply voltage with the help of the series resistance। तो आप देख सकते हैं कि ये P साइड ऑफ द डायोड है, P साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, N साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी आपका डायोड कैसा हो गया है, रिवर्स बायस। ये जो जीनर डायोड यहां पर लिया गया है, इसका हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज कंसिडर किया है, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इस जीनर डायोड को सप्लाई वोल्टेज Vs से कनेक्ट किया गया है। यह सप्लाई वोल्टेज एक अनरेगुलेटेड डीसी है, ये एक ऐसा डीसी है जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन द वोल्टेज लेवल्स 8 वोल्ट एंड 16 वोल्ट। तो हम कहते हैं कि हमने इस जीनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है विद द अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज with the help of the series resistance and that is given to be equals to 1 किलो ओम। आप ये देख सकते हैं कि हमने जो जीनर डायोड है उसको कनेक्ट किया गया है इन पैरेलल विद दैट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। अब हमको यहां पर यह समझना है कि जब इनपुट सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करता है तो हाउ डस दिस जीनर डायोड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस किस तरह से यह जीनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है जबकि इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है फ्रॉम 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट। तो जब भी हमको इस तरह का सर्किट दे दिया जाता है तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है कि सप्लाई वोल्टेज के कारण जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमको सबसे पहला काम यह चेक करना होता है कि सप्लाई वोल्टेज के कारण जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सप्लाई वोल्टेज के कारण इस जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज या उससे ज्यादा होगा, तभी जाके जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होगा। और जब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होगा तो हम कहेंगे कि जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन होगा वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होगा एंड दैट वोल्टेज विल बी द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड। और अगर इसके अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन हुआ तो हम कहेंगे कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं अब कि जब हमारे पास में सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट था तो यह पता करते हैं कि इस जीनर डायोड के टर्मिनल्स X और Y के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा था वो कितना था। तो अगर मुझे इस जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता लगाना है तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y पता लगाना है। इन अदर वर्ड्स आप क्या कहते हैं कि ये जो टर्मिनल्स X एंड Y है ये कनेक्टेड टू लोड रेजिस्टेंस RL ही है। दैट सिंपली मींस इस सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट की वजह से इस लोड रेजिस्टेंस पर क्या ड्रॉप आ रहा है, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y क्या आ रहा है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y। तो फॉर 8 वोल्ट हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y आता है बिकॉज ऑफ दिस 8 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 4 प्लस 1। तो हम कहते हैं VXY कम्स आउट इक्वल्स टू 8 इंटू 4 अपॉन 5 और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैलकुलेट होके आता है 6.4 वोल्ट। अब आप देख सकते हैं कि जो VXY की वैल्यू निकल के आई है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y निकल के आया है, ये निकल के आया है 6.4 वोल्ट एंड दैट इज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ। हम कह सकते हैं दैट दिस 6.4 वोल्ट इज ग्रेटर देन VZ। और अगर हमको पता लग चुका है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ग्रेटर देन VZ है तो हम कह सकते हैं कि इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है। और अगर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन होगा वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ही होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द जीनर डायोड एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट इन दिस केस। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो वोल्टेज अब मेंटेन होने वाला है अक्रॉस द टर्मिनल्स X एंड Y दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट। और अगर आपको X और Y टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन हो रहा है अगर वो 6 वोल्ट इस केस के अंदर मिल चुका है तो बताइए कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो करंट IL आएगा इस केस के अंदर वो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि टर्मिनल्स X और Y के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन हो रहा है वो इस केस में 6 वोल्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो IL की वैल्यू आएगी वो भी कांस्टेंट आएगी एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू 6/4 किलो ओम। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि IL की वैल्यू निकल के आती है 1.5 मिली एम्पियर। अब हमारे पास में IL की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इस सर्किट के अंदर इस लूप को सॉल्व करें तो हम आसानी से इस I की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस लूप को सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं दैट 8 - 6
अपॉन दिस 1 किलो ओम विल गिव मी द वैल्यू ऑफ आई। तो हमारे पास में जो आई की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 8 - 6 अपॉन 1 किलो ओम एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। ये हमारे पास में आ गई आई की वैल्यू। अब अगर हमारे पास में आई है, IL है, तो हम आसानी से IZ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेइंग दैट IZ विल बी इक्वल्स टू I माइनस IL एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मिली एम्पियर। ये तो बात रही 8 वोल्ट्स की। अब आइए बात करते हैं जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होकर जब 16 वोल्ट हो जाता है तो किस तरीके से यहां पर ये जीनर डायोड इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर पाता है। तो अब बात करते हैं हम 16 वोल्ट की। तो बताओ 16 वोल्ट के केस में भी हमारा जो सबसे पहला टास्क होगा वो ये होगा कि हम इस जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उसको कैलकुलेट करें फॉर 16 वोल्ट। तो जब हम इस टर्मिनल्स के अक्रॉस इस सप्लाई वोल्टेज 16 वोल्ट के कारण ड्रॉप कैलकुलेट करते हैं या ड्रॉप निकालते हैं तो हमको पता लगता है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप निकल के आता है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 16 × 4 अपॉन 5 एंड दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 12.8 वोल्ट। अब आप जानते हैं कि जो 12.8 वोल्ट है ये भी इस ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से भी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अगर इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अभी भी कांस्टेंट वोल्टेज 6 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा। और अगर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अभी भी कांस्टेंट वोल्टेज 6 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा तो हम कहेंगे कि अभी भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 वोल्ट। तो अगर मैं यहां से वापस से IL की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो हमारे पास में IL की वैल्यू वापस से कांस्टेंट आएगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 6/4। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 12.8 वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन VZ। और अगर ये ग्रेटर देन VZ आई है तो यहां पर वोल्टेज कितना मेंटेन होगा 6 वोल्ट। और अगर यहां पे जो वोल्टेज 6 वोल्ट मेंटेन हो रहा है वही इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास में जो IL की वैल्यू आती है दैट विल बी 6/4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मिली एम्पियर। अब हमारे पास में IL की वैल्यू आ चुकी है। आइए अब इस केस के अंदर जब 16 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई है तो I की वैल्यू क्या आती है कैलकुलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस लूप के अंदर अब I की वैल्यू आएगी 16 - 6 अपॉन 1 किलो ओम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में I आता है 16 - 6 अपॉन 1 किलो ओम दैट इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। बताओ आपके पास में I आ चुका है, आपके पास में IL आ चुका है, तो हम आसानी से IZ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इस वक्त जो IZ की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 8.5 मिली एम्पियर। अब यहां पर नोटिस करने लायक बात यह है कि 8 वोल्ट और 16 वोल्ट इन दोनों वोल्टेजेस के लिए ही इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो रहा था। और क्योंकि इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो रहा था तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा था वो दोनों ही केसेस में 6 वोल्ट अपीयर हो रहा था। और अगर ये दोनों ही केसेस के अंदर 6 वोल्ट अपीयर हो रहा था तो हम कहते हैं कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन होता है वो भी हर वक्त कांस्टेंट ही रहता है, स्टेबल ही रहता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। इस तरह से जीनर डायोड लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करने के या वोल्टेज को स्टेबल मेंटेन करने के काम आता है। यहां पर एक और बात नोटिस करने लायक है वो ये कि जब 8 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज था तो इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ, पर उस केस के अंदर जब जीनर डायोड से बहने वाला करंट IZ है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 0.5 मिली एम्पियर। हमको IZ की वैल्यू क्या मिली 0.5 मिली एम्पियर। तो अगर मैं इसको आपको इस डायग्राम के ऊपर दिखाऊं तो लेट मी से कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू है लेट से 6 वोल्ट। और जब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो गया था तो जो हमको IZ की वैल्यू मिल रही थी दैट वाज इक्वल्स टू लेट से 0.5 मिली एम्पियर। ये वैल्यू हमको मिल रही थी। अब जब हमने कहा कि वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा और वो होके हो गया 16 वोल्ट तो भी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका था। और जब इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ था 16 वोल्ट के लिए तो हम कहते हैं कि उस समय पे जो IZ की वैल्यू मिल रही थी दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 8.5 मिली एम्पियर। और अगर हमको 8.5 मिली एम्पियर मिली है ये वैल्यू तो हम कह सकते हैं लेट अस से कि ये जो वैल्यू हमको मिली दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 8.5 मिली एम्पियर। आप देख सकते हैं कि इस वाले करंट की जो वैल्यू है वो इस वाले करंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जीनर डायोड से जो बहने वाला करंट है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन हो रहा है वो अभी भी कांस्टेंट ही मेंटेन हो रहा है।
और इसी प्रॉपर्टी को हम जीनर डायोड की इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि जीनर डायोड अलाउज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप, and that's why it is used as a voltage stabilizer or voltage regulator. So this is all about the Zener diode as a voltage regulator. अब आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि इस Zener diode से पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ, ये केस हमको दिया गया है जहां पे आपको बोला गया है कि आपके पास में एक Zener diode है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट मेंशन कर दिया गया है। आपको बताया गया है कि देयर इज द सप्लाई वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट हियर, यहां पे एक सीरीज रेजिस्टेंस 2 किलो ओम दिया गया है और लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि जीनर करंट क्या होगा ये पता लगाइए। तो हमको जीनर करंट पता लगाना है, दैट इज इक्वल टू IZ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमको दे दिया जाता है तो हमको सबसे पहले यह पता लगाना होता है कि सप्लाई वोल्टेज की वजह से इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ या फिर नहीं हुआ। और ऐसा करने के लिए हम जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज अपीयर हो रहा है ड्यू टू दिस सप्लाई वोल्टेज, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो लेट मी से कि ये जो टर्मिनल है ये है A और ये वाला टर्मिनल है B। तो मैं कह सकता हूं कि इस सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट की वजह से जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B आएगा वो कैलकुलेट करें तो दैट विल कम आउट इक्वल्स टू VAB इज इक्वल्स टू 20 into 1 kilo ohm upon the total resistance and that will be equals to 3 kilo ohm। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो तो that will be obviously greater than this 5 वोल्ट। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये ग्रेटर देन 5 वोल्ट आएगी, यानी कि ग्रेटर देन VZ आएगी। और अगर ये ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है। और अगर इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगा वो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट। और अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है अगर वो 5 वोल्ट है तो हम कह सकते हैं कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो बताओ, अगर हमारे पास में ये 5 वोल्ट है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यहां पर जो करंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू IL, that IL can be said equals to 5 upon 1 kilo ohm and that is equals to 5 milliampere। हमारे पास में लोड करंट की वैल्यू आ चुकी है and that is equals to IL। अब आइए पता लगाते हैं कि इस सर्किट में जो करंट I है उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर इस लूप के अंदर हम इक्वेशन लगाएं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि दिस I विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 5 अपॉन 2 किलो ओम। तो हम कह देते हैं कि I इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5 अपॉन 2 किलो ओम। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 7.5 मिली एम्पियर। बताओ, हमारे पास में I आ चुका है, हमारे पास में IL की वैल्यू भी आ चुकी है। और अगर हमारे पास में I और IL आ चुका है तो हम आसानी से IZ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू I माइनस IL एंड दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर। तो हमारा आंसर आ चुका है 2.5 मिली एम्पियर एंड दैट इज आवर आंसर। तो ये बात रही हमारे जीनर डायोड के क्वेश्चन की। अब आइए हम कंप्लीट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है एक बार इसको समझते हैं। दैट सिंपली मींस हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ लिया है उसको हम एक बार वापस से कंक्लूड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमने आपको यहां पर सबसे पहले एक एसी इनपुट वोल्टेज दिखाया है। अब इस एसी इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफार्मर से पास कराया जाता है। ट्रांसफार्मर कैसा भी हो सकता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। दैट सिंपली मींस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम या तो सिग्नल वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं या फिर स्टेप डाउन कर लेते हैं और हमको यहां पर फिर ट्रांसफार्मर के बाद में एक एसी वोल्टेज मिल जाता है। अब इसी एसी वोल्टेज को हम रेक्टिफायर से पास कराते हैं और आप जानते हैं कि रेक्टिफायर का काम होता था एसी को डीसी में बदलना। दैट सिंपली मींस ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स को कन्वर्ट कर देता है सिर्फ एक ही साइड वाली पीक्स में। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो ये जो एसी सिग्नल है ये कुछ इस तरह से डीसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप खुद बताइए कि अगर आपके पास में फुल वेव रेक्टिफायर होता तो आपको दोनों साइकिल्स के लिए आउटपुट मिल रहा होता। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास में फुल वेव रेक्टिफायर होता तो मेरे पास में जो आउटपुट आ रहा होता वो कुछ ऐसा होता। पर आप जानते हैं कि ये डीसी तो है पर ये प्योरेस्ट डीसी नहीं है। तो हम इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में बदलना चाहते थे और ऐसा करने के लिए अब हम इस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर सर्किट से पास कराते थे।
जब हम इस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर सर्किट से पास कराते थे तो उसके बाद में जो हमको आउटपुट मिलता था फिल्टर का, वो कुछ ऐसा मिलता था। इस तरह का जो आउटपुट है वो कहलाता था अनरेगुलेटेड डीसी। इस तरह का आउटपुट क्या कहलाता था? अनरेगुलेटेड डीसी। दैट सिंपली मींस ये डीसी है तो सही, पर अभी भी प्योर डीसी नहीं बना है। तो हम इसको फिर रेगुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज स्टेबलाइजर और से द वोल्टेज रेगुलेटर, ताकि हमारे लोड को एक कांस्टेंट वोल्टेज मिल पाए, एक रेगुलेटेड वोल्टेज मिल पाए। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो रेगुलेटर वाली ब्रांच लगाई गई है ये और कुछ नहीं बल्कि जीनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ये जीनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर इस अनरेगुलेटेड वोल्टेज को स्टेबल बनाने के काम आता है, इसको रेगुलेट करने के काम आता है, और इसी रेगुलेटेड डीसी को हम अपने लोड रेजिस्टेंस को सप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द कंप्लीट रेक्टिफिकेशन प्रोसेस दैट वी यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अब आइए बात करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायोड एंड दैट इज द लाइट एमिटिंग डायोड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लाइट एमिटिंग डायोड के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके का कि आपके पास में एक डायोड है और क्योंकि ये लाइट फोटोन्स को एमिट कर रहा है, हम यहां पर ये 3 एरोज दिखा देते हैं दैट इट इज एमिटिंग द लाइट फोटोन्स। नाउ अब आइए बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो ये जो एलईडी होता है इसको फॉरवर्ड बायस में काम कराया जाता है। एलईडी इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस, और ऐसा करने के लिए हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और आप जानते हैं कि हम जब भी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस करने की वजह से जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज करता है। आप जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर का काम हुआ करता था डिफ्यूजन को अपोज करना, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करना। अब आप खुद बताइए कि अगर आपने इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया है तो ये पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज कर देता है, और अगर ये पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज कर देता है तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं अब वो एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये चार्ज कैरियर्स एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं तो फिर ये लोग जंक्शन के पास जाकर एक दूसरे से रिकंबाइन होने लगते हैं। अब यहां पर समझने लायक बात यह है कि एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड के होल्स के साथ में जाकर रिकंबाइन करने लगते हैं। बताओ, एन साइड पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और आप जानते हैं कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते थे उनकी एनर्जी को कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट किया जाता था। आप देख सकते हैं कि जो पी साइड पर होल्स दिखाए गए हैं ये इनकी एनर्जी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में कम होती है और इनकी एनर्जी को वैलेंस बैंड में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है और वैलेंस बैंड में पाए जाने वाले होल्स की एनर्जी कम है। हम कहते हैं कि डिफ्यूजन की वजह से जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिकंबाइन कर जाते हैं होल्स के साथ में, और अगर इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ में जाकर रिकंबाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज करके होल्स के साथ में रिकंबाइन कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी एनर्जी को लाइट फोटोन के रूप में लिबरेट करते हैं और हमको इस डायोड से लाइट बाहर आते हुए नजर आती है। तो इसीलिए हम इस डायोड को कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। अब यहां पर ये जो लाइट एमिट हो रही है, अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो हम कहते हैं कि जो लाइट एमिट हो रही है इस लाइट एमिटिंग डायोड से ये आइदर इक्वल्स टू द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल होता है या फिर उससे कुछ कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एलईडी के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है, जब यहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर 4 तरह के रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाते हैं। दैट इज, या तो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड के होल्स के साथ में जाकर रिकंबाइन हो जाए, या फिर डोनर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्टर के होल के साथ में जाकर रिकंबाइन हो जाए, या फिर कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्टर के होल के साथ में जाकर रिकंबाइन कर जाए, या फिर डोनर का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड के होल के साथ में जाकर रिकंबाइन कर जाए। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि इन सारे के सारे प्रोसेसेस में जो एनर्जी लिबरेशन होता है वो या तो बैंड गैप के बराबर होता है या फिर उससे कुछ कम होता है। तो हम कहते हैं कि एलईडी के अंदर
जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन के पास जाकर रिकंबाइन होते हैं और ये अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट फोटोन लिबरेट करते हैं। जो एनर्जी लिबरेट होती है वो आइदर इक्वल्स टू द बैंड गैप होती है या फिर उससे कुछ कम होती है। अब ये जो एलईडी होती है इसके अंदर ये जो लाइट एमिट होती है ये इसलिए होती है क्योंकि इनको एक स्पेशल टाइप के सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स सच एज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब इस तरह के मटेरियल्स की खास बात ये होती है कि जो इनका बैंड गैप होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है और जब इस बैंड गैप के मटेरियल्स की मदद से डायोड को बनाया जाता है तो उनके जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकंबाइन करते हैं तो जो एनर्जी का लिबरेशन होता है वो लाइट फोटोन के रूप में होता है जिसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में पाई जाती है और यही कारण है कि हमको लाइट एमिटिंग डायोड से लाइट बाहर आते हुए नजर आती है। तो दैट इज अबाउट द एलईडी। अब आइए बात करते हैं इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर हम एलईडी के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप जानते हैं कि एलईडी को फॉरवर्ड बायस किया जाता है और अगर एलईडी को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो फॉरवर्ड बायस डायोड जैसे ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने इस प्लस एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है और प्लस वाई एक्सिस पे करंट को रिप्रेजेंट किया है और आप देख सकते हैं कि हमने फॉरवर्ड बायस डायोड जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर शो किए हैं। पर आप यह भी देख सकते हैं कि हमने अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग कर्व्स बना दिए हैं। अब ऐसा क्यों है आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग कलर्स के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो भी अलग अलग होती है और अगर अलग अलग कलर्स के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अलग अलग होगी तो जो एनर्जी लिबरेटेड बाय द फोटोन होगी वो भी अलग अलग होगी। आप खुद सोचिए कि अगर E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा होता है तो हम कह सकते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और अगर रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी लिबरेटेड बाय द फोटोन है वो सबसे कम है और अगर इसके कारण जो एनर्जी लिबरेट हुई है वो सबसे कम है तो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस मटेरियल का जो डेल्टा ईजी रहा होगा वो भी कम रहा होगा और जिस मटेरियल का डेल्टा ईजी कम होता है हम कह सकते हैं कि उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो भी कम होता है। यहां पे हमको ये बात याद रखनी है कि जिस मटेरियल का डेल्टा ईजी कम होता है उसका पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है और जिस मटेरियल का पोटेंशियल बैरियर कम होता है उसको ओवर करने के लिए जो नी वोल्टेज लगता है वो भी कम होता है। यही कारण है कि हमने रेड कलर को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया है। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं ब्लू कलर की। तो बताइए ब्लू कलर के लिए जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और अगर ब्लू कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम होती है तो जो एनर्जी लिबरेटेड होगी वो सबसे ज्यादा होगी और एनर्जी लिबरेटेड सबसे ज्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जब होल से रिकंबाइन हो रहे होंगे तो उसका जो डेल्टा ईजी रहा होगा वो सबसे ज्यादा रहा होगा, तभी तो एनर्जी लिबरेटेड जो है वो सबसे ज्यादा रही होगी। तो अगर डेल्टा ईजी ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो भी ज्यादा रहेगा और अगर इसका पोटेंशियल बैरियर ज्यादा रहेगा तो हम कह सकते हैं कि उसको ओवरकम करने के लिए जो नी वोल्टेज लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। दैट इज ऑल अबाउट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलईडी। अब यहां पर जो बात समझने लायक है वो ये है कि मैं ऐसा कह रहा था कि जिसका डेल्टा ईजी ज्यादा होता है उसका वी नॉट भी ज्यादा होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास में डेल्टा ईजी की वैल्यू है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। तो बताओ अगर मैं डेल्टा ईजी की वैल्यू की बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए तो आप जानते हैं कि डेल्टा ईजी होता है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं पोटेंशियल बैरियर की बात करूं दैट इज वी नॉट फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि जिस मटेरियल का डेल्टा ईजी ज्यादा होता है उसका वी नॉट भी ज्यादा होता है और जिस मटेरियल का डेल्टा ईजी कम होता है उसका वी नॉट भी कम होता है। तो हम याद रख सकते हैं कि जिसका डेल्टा ईजी ज्यादा उसका वी नॉट भी ज्यादा, जिसका डेल्टा ईजी कम उसका वी नॉट भी कम। तो दैट इज ऑल अबाउट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। अब आइए बात करते हैं एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ एलईडी की। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलईडी की एंड दीज आर द एडवांटेजेस ओवर द फिलामेंट बल्ब्स। दैट इज जो बल्ब्स हम पहले यूज किया करते थे फिलामेंट वाले लट्टू, उनके कंपैरिजन में एलईडी की क्या एडवांटेजेस है इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज है
कि हम कह सकते हैं कि जो एलईडीज होते हैं वो लो ऑपरेशनल वोल्टेज रखते हैं और वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं। क्योंकि ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं इसलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है, इसीलिए हम एलईडीज को आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट बात, हम कहते हैं कि ये जो एलईडीज होती हैं इनकी जो लाइफ होती है ये काफी लॉन्ग होती है और ये काफी ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं, काफी ज्यादा रगेड होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आजकल बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जहां पे क्लेम किया जाता है कि एलईडी की लाइफ स्पैन होती है 12 to 15 ईयर्स, एंड 12 to 15 ईयर्स इज अ वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन। आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एलकेजी में एडमिशन ले और वो एलईडी बल्ब घर पे लगाए तो वो अपनी 12th को अगर वो लगातार पास होता रहे तो एक ही एलईडी बल्ब के अंदर कंप्लीट कर लेगा। तो दैट इज अबाउट द एडवांटेज ऑफ एलईडी, दैट इट हैज लॉन्ग लाइफ एंड रगेडनेस। अब आइए बात करते हैं कि इसकी नेक्स्ट एडवांटेज की, एंड दैट इज इसके पास में होती है फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी। इसकी नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जहां पर हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए होता है उसकी जगह हम एलईडी को यूज कर सकते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। अब आइए बात करते हैं यूजेस ऑफ एलईडी की। तो एलईडी को यूज किया जाता है एज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कहां पर? कैलकुलेटर्स में, डिस्प्ले साइन बोर्ड्स में, डिजिटल वॉचेस में, एटसेट्रा। अब ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसको आप लोगों ने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। तो ये एलईडी से बनाया जाता है और ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिफरेंट नंबर्स को या अल्फाबेट्स को डिनोट करने के काम आता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 7 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7। इस तरह के 7 सेगमेंट्स हैं जो कि यहां पर देखने को हमको मिलते हैं और इन 7 सेगमेंट्स की मदद से हम साइन बोर्ड्स बना सकते हैं या किसी नंबर को या अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एडवांटेज हैं एलईडी के या यूज हैं एलईडी के वो ये हैं कि रिमोट कंट्रोल्स के अंदर एलईडी को यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मेरे पास में ये रिमोट है, इस रिमोट के अंदर भी आगे एक एलईडी लगा हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम दिस रिमोट टू दिस टीवी। नाउ नेक्स्ट एडवांटेज जो है एलईडी के कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर जो लाइट सोर्स होता है वो एलईडी होता है। तो अगर आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जानते हैं दैट सिंपली मींस आपने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या आपने रे ऑप्टिक्स में इसका नाम सुना होगा। तो आप जानते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वहां पर एक सिग्नल को एक एंड से भेजा जाता है, वो टीआईआर करते हुए दूसरे एंड पे पहुंच जाता है। तो ये जो लाइट सिग्नल यहां पर यूज किया जाता है दैट इज इक्वल टू एलईडी। और दूसरी साइड पर रिसीवर लगा होता है। ये जो रिसीवर यहां पर होता है ये होता है फोटो डायोड। और फोटो डायोड क्या होता है ये हमारा नेक्स्ट डिवाइस है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि एलईडी जो है उसको लाइट सोर्स की तरह यूज किया जाता है इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड द यूजेस ऑफ एलईडी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द एलईडी इज, और आपको फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कहता है ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड। Second option says always less than the band gap of the semiconductor use. Third option says always equal to the band gap of the semiconductor use. And the fourth option says equal to or less than the band gap of the semiconductor use. और हम सब जानते हैं कि जब भी एलईडी के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो एनर्जी लिबरेट होती है फोटोन की वो आइदर इक्वल टू द बैंड गैप होती है और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप होती है। तो जो हमारा आंसर है दैट इज 4th ऑप्शन। तो दैट इज ऑल अबाउट एलईडी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड को फोटो डिटेक्टर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। तो फोटो डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके का कि आपके पास में एक डायोड है और आप इसके ऊपर फोटोन्स को फॉल करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोटो डायोड। अब आइए बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो फोटो डायोड को रिवर्स बायस में काम कराया जाता है और ऐसा करने के लिए हम पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक पीएन डायोड है और अब ये रिवर्स बायस हो चुका है। और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस डायोड के अंदर जो करंट होता है वो नेग्लिजिबल सा करंट होता है और उस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहा करते थे। ये तब का केस है जब हमने डायोड को सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस किया है और इसके ऊपर किसी भी फोटोन को फॉल नहीं कराया है।
तब हमको इस डायोड के अंदर नेग्लिजिबल करंट मिल रहा है एंड दैट करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब आइए एक काम करते हैं कि हम इस डायोड के ऊपर फोटोन्स को फॉल कराने स्टार्ट करते हैं। तो हम जब इस डायोड के ऊपर फोटोन्स को फॉल कराते हैं तो वे सारे फोटोन्स जिनकी एनर्जी h न्यू ग्रेटर देन डेल्टा Eg होती है, वे सारे फोटोन्स जिनकी एनर्जी h न्यू ग्रेटर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए हैं ये वापस से रिकंबाइन कर पाते उसके पहले ही यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इनको ड्रिफ्ट करा देती है, जिनके ड्रिफ्ट करने की वजह से हमको इस डायोड के अंदर एक एक्स्ट्रा करंट मिलता है और उस करंट को फोटो करंट कहा जाता है। यहां पे समझने लायक बात यह भी है कि अगर मैं अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दूंगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं इनसाइड दिस डिप्लीशन रीजन वो भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द डायोड को बढ़ाया जाता है तो फोटो ऑफ करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है। We can say that the magnitude of the photocurrent is proportional to the intensity of the light falling on the diode। यहां पर एक और बात समझने लायक है, दैट इज कि जो फोटो करंट है ये बनता तभी है जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हो पाता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट तभी हो पाएगा जब ऊपर से गिरने वाले फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट हो। दैट सिंपली मींस उसकी जो एनर्जी हो वो h न्यू ग्रेटर देन डेल्टा Eg हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रेजेंस ऑफ फोटो करंट है वो डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ फोटोन की। हम कह सकते हैं कि फोटो करंट सिर्फ और सिर्फ तब बन पाएगा जब गिरने वाले फोटोन की एनर्जी h न्यू ग्रेटर देन डेल्टा Eg होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में रिलेशन है h न्यू ग्रेटर देन डेल्टा Eg। आप जानते हैं कि हम h न्यू को लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम फाइनली रिजल्ट पे आ सकते हैं दैट डेल्टा Eg इज लेस देन 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार हमसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, पर उसके पहले बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटो डायोड की। और आप जानते हैं कि जो फोटो डायोड होता है वो एक रिवर्स बायस डायोड होता है। आप देख सकते हैं कि हमने P साइड को नेगेटिव टर्मिनल से और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया था, यानी डायोड कैसा है, रिवर्स बायस डायोड। और हम ये भी जानते हैं कि जो रिवर्स बायस डायोड है उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर शो किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि हमने इस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है और इस नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमने करंट को शो किया है। तो यहां पर तो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन होता है, यहां पर करंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब आप जानते हैं कि जब हम डायोड को पहली बार रिवर्स बायस करते थे और उसके ऊपर कोई भी फोटोन्स को फॉल नहीं कराते थे तो हमारे डायोड के अंदर एक रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलता था। यह करंट बहुत ही कम करंट होता था, नेग्लिजिबल सा करंट होता था। तो फोटो डायोड के केस में इसी रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम नाम दे देते हैं डार्क करंट। इसको डार्क करंट नाम इसलिए दे दिया गया है क्योंकि हम कह सकते हैं कि यह करंट तब मिला है जब हमने इस डायोड के ऊपर किसी भी फोटोन को फॉल नहीं कराया है। That simply means the current in the absence of the photons falling on the diode is known as dark current। अब आप क्या करते थे, अब आप इस डायोड के ऊपर फोटोन्स की इंटेंसिटी को धीरे धीरे करके बढ़ाने लगते थे। तो आप कहते थे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो ड्रिफ्ट करते हैं, तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाता है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट कर्व्स दिखाए हैं जहां पे मैंने I1, I2 और I3 इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किया है, और मैं कहता हूं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता जाता है। तो दैट इज अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटो डायोड। अब आइए बात करते हैं कि ये जो फोटो डायोड होते हैं इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो फोटो डायोड को यूज किया जाता है हमारे रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि हमारे टीवी के अंदर और एयर कंडीशनर्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपके रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनके अंदर LED लगा होता है, दैट LED इज इंफ्रारेड LED। तो जब भी आप रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो आप एक इंफ्रारेड सिग्नल को रिमोट कंट्रोल से ट्रांसफर करते हैं। दूसरी साइड पर जो टीवी है वहां पर एक रिसीवर लगा है जो कि उस इंफ्रारेड सिग्नल को डिटेक्ट करता है।
तो वो जो रिसीवर लगा होता है टीवी के अंदर वही फोटो डायोड होता है। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि टीवी और एयर कंडीशनर के अंदर जो रिसीवर लगा होता है वो ही फोटो डायोड होता है। अभी अभी हम बात कर चुके हैं एलईडी के अंदर कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो एलईडी होता है वो तो लाइट सोर्स होता है, पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंच गया है, इसको डिटेक्ट करने के लिए जिस रिसीवर को लगाया जाता है वो कहलाता है फोटोडायोड। तो हम ऐसी बात कर चुके थे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एक तरफ तो लाइट सोर्स होता है एलईडी, ये एलईडी सिग्नल को ट्रांसफर करता है थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल और से द ऑप्टिकल फाइबर, और दूसरी साइड पर जो डिटेक्टर लगाया जाता है दैट इज फोटोडायोड। तो ये फोटोडायोड क्या करता था? फोटोडायोड इस ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात हम कह सकते हैं कि जो फोटोडायोड है ये डीमॉड्यूलेशन का काम करता है इन द ऑप्टिकल सिग्नल। दैट सिंपली मींस इट इज डूइंग द वर्क ऑफ डिटेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल्स एट द रिसीवर एंड। तो दैट इज ऑल अबाउट फोटोडायोड। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बेस्ड ऑन फोटोडायोड। और ये न्यूमेरिकल कहता है कि अ पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद अ बैंड गैप ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। और फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आपके पास में जो पीएन डायोड है उसका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका बैंड गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है कि ये पीएन डायोड किस वेवलेंथ के सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएगा। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास में पीएन डायोड में एक रिलेशन होता है दैट डेल्टा ईजी इज लेस देन 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमको लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट लैम्डा विल बी लेस देन 12400 अपॉन डेल्टा ईजी। तो बताइए अगर मैं इस डेल्टा ईजी की वैल्यू को यहां पे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब्सटीट्यूट कर दूं तो हमारे पास में जो रिलेशन आएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू लैम्डा लेस देन 12400 अपॉन 2.5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है 4960 एंगस्ट्रॉम। दैट सिंपली मीन्स हमारा जो लैम्डा होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 4960 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चेक करूं तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 4960 एंगस्ट्रॉम से कम है एंड दैट विल बी आवर फर्स्ट आंसर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सेल। और हम सब लोग जानते हैं कि सोलर सेल का काम होता है सोलर रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो आइए बात करते हैं सोलर सेल की। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। तो जो सोलर सेल है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके का कि आपके पास में है एक सेल और इसके ऊपर आप सोलर रेडिएशंस को फॉल करा देते हैं। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सोलर सेल। सोलर सेल का क्या काम है? दैट इट कन्वर्ट्स सोलर रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द फोटोडायोड। दैट इज फोटोन्स के गिरने के कारण वोल्टेज का जनरेट होना, और इस इफेक्ट को कहा जाता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट। बट सोलर सेल में एक डिफरेंस होता है, वो ये कि यहां पर किसी भी बायसिंग को नहीं किया जाता। आप याद कीजिए कि आप डायोड को, जो कि फोटोडायोड था, उसको आप रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क कराते थे। हम सोलर सेल के अंदर कोई बायसिंग नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर सेल का काम होता है सूरज से एनर्जी लेना और फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। इसका काम हमारी बैटरी से एनर्जी लेके सूरज को देना नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई वी से कि सोलर सेल को कोई बायसिंग की जरूरत नहीं होती है। अब आइए समझते हैं कि सोलर सेल किस तरह से वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में एक पीएन जंक्शन है और अब आप उस पीएन जंक्शन के ऊपर सोलर रेडिएशंस को फॉल कराते हैं। फॉर ऑल दो सोलर रेडिएशंस हुज एनर्जी एच न्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा ईजी, यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स वापस से रिकंबाइन कर पाते उसके पहले ही ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को ड्रिफ्ट करा देती है टू द रेस्पेक्टिव साइड्स। दैट सिंपली मींस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p से n की ओर ड्रिफ्ट करते हैं और जो होल्स होते हैं वो n से p की ओर ड्रिफ्ट करते हैं। जब ये चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट करते हैं तो n रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं और p रीजन के अंदर होल्स आकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, गिविंग राइज टू अ वोल्टेज, and this type of voltage is known as photo voltage।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अब एक सेल बन चुका है, और हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तब मिलता है जब हम सेल को ओपन सर्किट रखते हैं, यानी कि हम उससे कोई भी सर्किट को कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर इसी बात को हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स से समझें तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि दीज आर द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, और इस सेल के अंदर हमको मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तब मिलेगा जब हम इस सर्किट को रखेंगे ओपन सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन सर्किट वोल्टेज यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, पर जहां पर ओपन सर्किट वोल्टेज रिप्रेजेंट किया गया है वहां पे आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू है 0। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई सर्किट ही नहीं है, ये ओपन सर्किट है, जो करंट की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, 0। तो आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू 0 है, पर जो वोल्टेज डिफरेंस है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स दैट विल बी मैक्सिमम। हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल मिनिमम तब होता है जब हम उनके दोनों टर्मिनल्स को एक दूसरे से कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस 0 से कनेक्ट कर देते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम जब उनके दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस मिनिमम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो केस है जहां पर हमने दोनों टर्मिनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है थ्रू रेजिस्टेंस 0, और इस कंडीशन के अंदर जहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है हमको इस सेल के कारण मैक्सिमम करंट मिल रहा होगा, एंड दैट करंट विल बी नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट। आप देख सकते हैं कि हमको करंट मैक्सिमम मिल रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस डायोड विल बी मिनिमम। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जहां पे हमने P और N के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट कर दिया है, और इस लोड रेजिस्टेंस का काम है इस सेल से करंट को विड्रॉ करना। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये लोड रेजिस्टेंस इस करंट को इस सेल से विड्रॉ करेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कम होता जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक और बात नोटिस करने लायक है, वो ये कि जो सोलर सेल की VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जा रही हैं वो नॉन लीनियर दिखाई जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर सेल एक PN डायोड है, और जो PN डायोड होती हैं उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर होती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल। अब आइए बात करते हैं इस सोलर सेल के यूजेस के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो सोलर सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट कराता है, या फिर खाना पकाने के काम आता है, वाटर को पंप करता है, या फिर वाटर को हीट करता है गीजर के अंदर। सोलर सेल्स को कैलकुलेटर्स में, रिस्ट वॉचेस में, या फिर ट्रैफिक लाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। और सोलर सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि ये सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स के अंदर पावर सोर्स की तरह काम लिया जाता है। बिकॉज स्पेस के अंदर सनलाइट अबंडेंस के अंदर होती है, तो हम सोलर सेल की मदद से जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जनरेट करते हैं इन सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप्स, एंड दैट आर द यूजेस ऑफ सोलर सेल। नाउ दैट इज ऑल अबाउट सोलर सेल।